नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। रामनवमी पर आज पूरे देश में धूम मची है। श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन, पूजन, भजन, कीर्तन, नवधा भक्ति सबके प्रति समर्पित है। और अयोध्या में तो लाखों लोगों का सैलाब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर पहले बता रहे थे कि कल से अब तक 15 लाख लोग अयोध्या में पहुंच चुके हैं। कहते हैं कि जो इस समय रामलला विराजमान है, उनका ये रामनवमी का आखिरी महोत्सव है। इसके बाद अगले साल से अपने स्थान पर रामलला विराजमान होंगे और वो शुभ घड़ी जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आएगी। हालांकि लोगों का दावा यह है कि हम समय से पहले सारे निर्माण कार्य, साज सज्जा, पूजा सब कुछ पूर्ण कर लेंगे। आज सरवी नदी में गंगा की तरह लाखों श्रद्धालुओं ने सरवी नदी में स्नान किया। हमारे गंगा में भी स्नान हुआ, अन्य गंगा के तटों पर भी मेला लगा। लेकिन आज सरयू का अपना एक महत्व है, जहां पर लाखों लोगों ने पूर्ण स्नान करके पुण्य कमाया और रामलला के दर्शन किए, पूजन किया विधि विधान के साथ में। इसी समय राम मंदिर ट्रस्ट ने एक चित्र भी जारी कर दिया, जिसमें यह बताया गया कि राम मंदिर का निर्माण किस तरीके से भव्यता के साथ हो रहा है। और यह भी बताया गया कि जल्द लाखों जो श्रद्धालु हैं, उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए मंदिर के भव्य दर्शन भी प्रारंभ हो जाएंगे। अपने में ये एक बड़ी खबर। लेकिन इसी बीच देश के विभिन्न क्षेत्रों से, अंचलों से रामनवमी के घटनाक्रम के चित्र सामने आ रहे हैं। एक सबसे बड़ा हादसा हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर में, जहां के बेलेश्वर मंदिर में एक कुआं की छत धंस गई और जिसमें अनेक लोग फंस गए। बचाव और राहत कार्य बहुत तेजी के साथ जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि हम स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क में हैं और अब तक 10 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। और इसके साथ ही 9 लोग भी फंसे हैं, जिन्हें भी सुरक्षित माना जा रहा है। लेकिन अन्य लोगों को बचाने का काम तेजी के साथ चल रहा है। ये तो बात रही इंदौर की। वहीं पर आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी में वेणुगोपाल स्वामी मंदिर में आग लग गई और इस भीषण आग को शांत करने के लिए दमकल की अनेक गाड़ियां युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। हालांकि अभी कोई विशेष हानि का जिक्र नहीं हुआ है। अगर हम गुजरात चलें तो गुजरात के बड़ोदरा में एक शोभा यात्रा निकल रही थी
और उस शोभा यात्रा में पथराव हो गया, भगदड़ मच गई और पुलिस को स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए बल का प्रयोग भी करना पड़ा। तो गुजरात से भी खबर आ गई और वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में तो आज का दिन बिल्कुल तनाव भरा है। लोग राम का स्मरण करते हुए जुलूस निकाल रहे हैं। और जुलूस क्या निकाल रहे हैं? ममता सरकार को चुनौती दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने राम के लिए समर्पित हैं। इसका एक कारण यह भी था कि ममता बनर्जी ने एक बयान दिया था और इस बयान में उन्होंने कहा था कि यदि किसी भी माइनॉरिटीज के घर पर हमला हुआ तो सख्ती की जाएगी। इस बयान ने तो और भी स्थिति को बदल दिया। हालांकि इस समय ममता बनर्जी राजनीतिक लड़ाई भी लड़ रही है, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2 दिन से धरना भी दे रही है और ये बता रही है कि किस तरीके से 9 साल में जो भ्रष्टाचार लोग थे, दागी लोग थे, वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में चले गए और धुल करके साफ हो गए और उन्होंने एक लिस्ट भी जारी कर दी है। तो ममता बनर्जी एक लड़ाई लड़ रही है, दूसरी है, लेकिन रामनवमी में जो उमड़ापन दिखाई दे रहा है श्रद्धालुओं का पश्चिम बंगाल में, वो भी अद्भुत है और राजनीति का एक नए संबल के साथ आगे बढ़ रहा है। आज एक दूसरी खबर आई है, वो खबर है कोरोना से संबंधित। 6 महीने के बाद आज 24 घंटे में सबसे ज्यादा 3000 से अधिक कोरोना के मरीज मिले। स्वाभाविक है, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने तत्काल इमरजेंसी मीटिंग बुला ली और मीटिंग बुलाने के बाद निर्देश भी जारी कर दिए। अगर हम आंकड़ों की बात देखें तो इस समय कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 2.73% है और अगर हम वीकली देखें तो 1.7% है। माने अगर देखा जाए तो स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जिस तरीके से स्थितियां बढ़ रही है कोरोना की, उससे निश्चित रूप से तमाम आशंकाएं भी हैं, धारणाएं भी हैं, अटकलें भी हैं और चिंता के साथ दहशत भी है। हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग भी है, ने आज की स्थिति पर कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और हम लगातार अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं और हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि जब उत्तर प्रदेश में कोरोना बढ़ता है तो उससे 4 जिले इफेक्टेड होते हैं: आगरा, गाजियाबाद, लखनऊ और नोएडा। इन चारों जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि वैसे तो टेस्टिंग की बात हो गई है, इस बात के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि बराबर टेस्टिंग हो ताकि अगर कोरोना कहीं से फैल रहा है या बढ़ रहा है तो उसकी हमें जानकारी मिले और हम तत्काल उस पर नियंत्रण रख सकें।
उन्होंने आज एक बात और कही। सवाल पूछा गया कि बहुत से ट्रामा सेंटर हैं, अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां पर डॉक्टर्स नहीं है। ब्रजेश पाठक ने आज एक बात कही कि निश्चित रूप से डॉक्टरों विशेषज्ञों की कमी है। हम लगातार उस कमी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हमने उनकी तनख्वाह माने वेतन 5 लाख रुपए कर दिया है, जो सबसे ज्यादा है। और हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हर हाल में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों, लोगों को इलाज मिले, सस्ते दर पर इलाज मिले, अस्पताल में ही सब दवाएं मिले। हमारा प्रयास है। हालांकि उन्होंने थोड़ी सी राजनीतिक चर्चा निकाय चुनाव की भी की। उन्होंने कहा निकाय चुनाव के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। और उन्होंने ये भी कहा कि निश्चित रूप से समय पर निकाय चुनाव के आरक्षण की अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। और ये माना जा रहा है कि जल्द अब सूचना जारी होनी है। संशोधन के अध्यादेश को देर रात मंजूरी मिल चुकी है। अब सिर्फ इंतजार इस बात का है कि आरक्षण अधिसूचना जारी हो जाए। माना यह जा रहा है जो पार्षद हैं, जो सभासद हैं, सदस्य हैं, उनके आरक्षण में कोई विशेष बदलाव होने नहीं जा रहा है। हाँ, मेयर, सभापति, अध्यक्ष जैसे पदों पर विचार चल रहा है और इनकी संख्या भी 760 है। अधिसूचना जारी होने के बाद 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा और 1 हफ्ते के समय पर आपत्तियां ली जाएंगी और इसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज सभी मोर्चों की बैठक भी की और इस बैठक में भी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महासचिव राधा मोहन आदि ने इस बात के संकेत दिए, रणनीति की दिशा दी कि किस तरीके से हमको नगर निगम के चुनाव जीतने हैं और नगर निगम के चुनाव में शुचिता भी लानी है ताकि हम जनता के सामने एक मॉडल प्रस्तुत कर सकें। और उसका कारण 2024 का चुनाव है। ब्रजेश पाठक से जब पूछा गया कि आपसे ज्यादा तो समाजवादी पार्टी तेजी के साथ तैयारी कर रही है, 65 लोकसभा सीटों के प्रभारी बना दिए गए हैं, बूथ मैनेजमेंट शुरू हो गया है, तो ब्रजेश पाठक ने टालते हुए कहा कि सपा तो डिरेल्ड है, सपा तो फेल है और बाजी हमारी है, चुनाव हम ही जीतेंगे, कोई अन्य नहीं जीतेगा। बहरहाल उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है, या यूं कहे कि राजनीति की स्थिति यह है कि कोरोना पर बात हो और कोरोना की बात होते होते राजनीति भी आ जाती है। तो जो ये राजनीति आ रही है और उसका कारण उपचुनाव, निकाय चुनाव और 2024 का चुनाव है। हम यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रयागराज में अतीक अहमद को कारावास आजीवन की सजा के बाद गहमा गहमी, असुरक्षा, तनाव का माहौल पैदा हो गया है। अब ताजा घटनाक्रम ये हुआ कि सपा विधायक पूजा पाल के अनुसार उनके भाई
पर बमों से हमला किया गया 2 जगह। पूजा पाल राजू पाल की पत्नी है और उन्होंने कहा कि उनके भाई पर फॉर्च्यून जो गाड़ी है उस पर 2 बार बमों से हमला किया गया। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी दे दी, हत्या की आशंका भी जता दी, लेकिन हुआ क्या? पुलिस ने जांच की और जांच में कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, वो बमों का धमाका नहीं हुआ था, बमों से हमला नहीं हुआ था। दरअसल पटाखे फूटे थे, पटाखे। और ये बात सीसीटीवी कैमरे में भी आ गई है और 2 लोग जो पटाखे छुड़ा रहे थे उनको भी हिरासत में ले लिया गया, उन्हें भी चिन्हित कर लिया गया। पुलिस ने कहा वैसे तो मामला खुल गया है और बम नहीं पटाखे थे, फिर भी अगर कोई नए अंगे लाएगा या कोई नई बात आएगी तो बाकायदे जांच चल रही है और जांच की जाएगी। लेकिन पूजा पाल इसे मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना यह है कि ये हमला जो है जानबूझ करके किया गया। जब वो अतीक को उम्र कैद की सजा दे दी गई और उनके भाई अशरफ बरी हो गए तो उस समय पूजा पाल ने एक बयान दिया था और कहा था कि अशरफ को भी सजा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि अशरफ और अतीक दोनों मिल करके ही अपराध करते हैं। ये समान भागीदारी है, इनको नहीं बचना चाहिए था। और आपको मालूम है कि अशरफ ही राजू पाल से चुनाव हारे थे और उसके बाद राजू पाल का मर्डर हुआ था। अब सवाल ये उठता है, क्या इस घटना से जोड़ा जाए? बहरहाल जो माहौल पनपा है उसको देखते हुए सुरक्षा के लगातार बंदोबस्त किए जा रहे हैं। विधायक और पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिद्धार्थनाथ सिंह अतीक अहमद की कॉन्स्टिट्यूंसी से ही विधायक हैं, तो एक तो उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई, साथ में जो एमपी एमएलए कोर्ट के जज थे जिन्होंने सजा सुनाई थी, डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल, उनकी भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जज की बढ़ा दी गई, विधायक की बढ़ा दी गई और सरकारी वकील की भी बढ़ा दी गई। सरकारी वकील की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो पुलिस पूरा बंदोबस्त कर रही है, एक माहौल बना है और उस माहौल को देखते हुए लगातार ये प्रयास हो रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। हालांकि पुलिस का दावा है कि अब ये माफिया सब टूटते जा रहे हैं, अब इनमें दमखम नहीं है, लेकिन जोखिम में नहीं ली जा सकती। ये कभी भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इनका परिवार तड़प रहा है। खासतौर से आप अतीक को देखें तो अतीक जेल में, इनका भाई जेल में, पत्नी फरार चल रही है। अब तो एक नया संकट आ गया बहुजन समाजवादी पार्टी के पास। मायावती ने अतीक की पत्नी को प्रयागराज से मेयर का चुनाव लड़ाने का फैसला कर लिया था। जब इस जुर्म में उनका नाम आया उमेश पाल हत्याकांड में, तो उन्होंने कहा जब तक वो दोषी नहीं होंगी
हम उन्हें नहीं बदलेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ गई, चुनाव सिर पर है और शाइस्ता फरार है और उन पर 25,000 का इनाम भी है। तो अब कहा जा रहा है कि मायावती किसी दूसरे प्रत्याशी की तलाश कर रही है। उनके जो 2 बेटे जेल में, 2 बेटे पुलिस हिरासत में जो नाबालिग है, और एक बेटा जो उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी की भूमिका में वो फरार है और उस पर 5 लाख का इनाम है। बहरहाल आजीवन कारावास की सजा हो गई हो, लेकिन अभी भी गहमा गहमी जारी है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।